चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है इनका हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उनको हमें क्या करना है, विलोपन, प्रतिस्थापन या फिर वर्ज गुणनखंड, इन विधियों से हमें उसका हल भी निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। कोई छात्रावास है जिसमें बोला गया है कि मासिक व्यय मतलब महीने का खर्च का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग फिक्स है कि इतना रुपया खर्च होगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, और खर्च जो है इस पर निर्भर करता है कि वो भोजन कितना दिन खाया। जब एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन यदि भोजन करता है तो उसका खर्च कितना होता है, 1000 रुपया। जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, नियत व्यय यानी जो फिक्स खर्चा है वो निकालना है, और प्रतिदिन भोजन यानी एक दिन भोजन पर कितना खर्च होता है उसका मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो हम क्या करते हैं, जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे नियत व्यय यानी फिक्स खर्चा जो है वो कितना है। तो नियत व्यय माना x रुपया है, यानी जो फिक्स खर्चा है वो x रुपया है कि x रुपया महीने में इतना खर्चा होगा ही। अब जो बोला गया था कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य, वो हम मान लेंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य माना y रुपये, यानी एक दिन भोजन करता है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन यदि भोजन करता है तो y रुपये खर्चा होता है, और ये नियत रुपया जो फिक्स है इतना रुपया खर्चा होगा ही, और अतिरिक्त खर्चा कितना होगा भोजन पर, y रुपया एक दिन का। तो ये हमने क्या किया, मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया था, प्रश्नानुसार कि कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है तो छात्रावास को 1000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी द्वारा 20 दिनों का व्यय, यानी एक विद्यार्थी है जो 20 दिनों तक का जो खर्च होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, 20 दिनों का खर्च कितना होता है, 1000 रुपया। 1000 रुपया कैसे हो जाएगा, तो एक तो नियत रुपया जो होगा x रुपया, ये तो खर्च हुआ ही होगा क्योंकि एक दिन का नियत व्यय कितना होगा, x रुपया जोड़ प्रतिदिन भोजन पर खर्च, यानी एक दिन पर भोजन का खर्च कितना हो रहा है, y रुपया। तो विद्यार्थी कितना दिन भोजन किया, 20 दिन, तो एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 y रुपया। ये रुपया नियत रुपया और भोजन का रुपया, ये दोनों मिलाकर कितना खर्च हो गया उसका, 1000 रुपया। टोटल मूल्य हो जाएगा 1000। यहाँ से एक समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा एक विद्यार्थी बी है, बी द्वारा 26 दिन तक वो भोजन करता है। बी जो विद्यार्थी है वो क्या करता है, 26 दिनों तक भोजन करता है, तो छात्रावास को 1180 रुपया देना पड़ता है। तो बी द्वारा 26 दिनों
का व्यय, मतलब 26 दिनों तक खर्चा कितना होता है उसका 1180 रुपया। तो उसको नियत रुपया तो खर्चा होता ही होगा x रुपया, और जोड़ एक्स्ट्रा खर्चा वो भोजन पर करता है, मतलब वो 26 दिन भोजन करता है। तो एक दिन का भोजन का मूल्य कितना हो गया, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया, यानी एक दिन का मूल्य है y रुपया, तो 26 दिनों का भोजन का मूल्य कितना होगा 26 y रुपया, यानी नियत रुपया और अतिरिक्त रुपया भोजन पर जो खर्च किया वो दोनों मिला करके कितना रुपया हो गया 1180 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1180 रुपया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, इसको हम क्या करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन या वर्ज गुणनखंड विधि से हल निकालेंगे। तो सबसे बढ़िया होगा हम विलोपन विधि से इसका हम हल निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से। जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 20y बराबर का 1000, और यहाँ पर है समीकरण 2 x प्लस 26y बराबर का 1180। अब हम घटा देंगे इसको, तो चिन्ह बदलेगा घटाव में, ये प्लस का x है माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का 1180 है तो माइनस का 1180, ये दोनों कट गया, प्लस का यानी धन का 20 और कर्जे का 26, तो कितना बचेगा कर्जे का 6y। इसको हम घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 180। अब इधर क्या है 6 गुने का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा, यहाँ से माइनस 180 भाग का -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कट के हो जाएगा 30। यहाँ से हम काटेंगे 6 से 30 होगा, y का वैल्यू कितना आ गया 30, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना है, तो y का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का वैल्यू है 30, तो समीकरण जो 1 दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 20y बराबर का 1000। तो यहाँ से हम लिख देंगे x प्लस 20 गुने का y है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 30 बराबर का 1000। यहाँ से x बराबर 3 दूना 6, इधर 600 क्या होगा जोड़ में होगा, तो इधर जाएगा तो घटाव में, 1000 घटेगा 600, इन दोनों को गुना करेंगे 600 हो जाएगा, 600 इधर जोड़ का होगा तो इधर घटाव का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे x बराबर 1000 से 600 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400। x कितना आ गया, x का वैल्यू 400 रुपया, और 400 हमने x किसको हमने माना था नियत व्यय माना था x रुपया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 400, यानी नियत खर्च कितना आ गया यहाँ पे नियत खर्च कितना रुपया हो रहा है 400, यानी कोई विद्यार्थी अगर छात्रावास में रहेगा तो 400 तो उसका खर्च है ही फिक्स, और साथ में प्रतिदिन भोजन भी करता है। तो यहाँ से हम लिखे थे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये, यानी एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 30, यानी भोजन का मूल्य कितना हो गया 30 रुपया। तो यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये माना था हमने y रुपया, और y का वैल्यू कितना आ गया 30, तो यहाँ से हो जाएगा 30 रुपया। यही हमें निकालना था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है वो भिन्न निकालना है।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, जो निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो भिन्न हम मानेंगे, तो माना भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो माना भिन्न का अंश, अंश हम कितना मान लिए x, और भिन्न का हर, हर हमने मान लिया y। तो यहाँ से अतः भिन्न कितना हो जाएगा, अंश हो गया x, हर हो गया y, तो भिन्न हो जाएगा x बटे का y। तो ये हमने मान लिया। तो अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, जो बोला गया है उसमें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। एक भिन्न है तो भिन्न हमने मान लिया है x बट्टा वाई। तो अगर भिन्न के अंश में से एक घटाया जाए, जो जो बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में वो हमें करना है। तो इसमें बोला गया है कि जब भिन्न के अंश से एक घटाया जाए, ये भिन्न है x बट्टे वाई, अंश ऊपर वाला होता है, तो उसके अंश से जब एक घटाया जाता है तो ये जो भिन्न है वो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला गया था कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से एक घटाया जाए। तो उसके अंश से एक घटाया तो ये जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको हल करेंगे। y इधर भाग का है, इधर आएगा, एक के साथ गुना होगा। 3 इधर भाग का है तो इधर आएगा गुना का, तो x माइनस 3 से x माइनस 1 से गुना होगा, यानी 3 को इससे गुना और y को इससे गुना होगा। तो 3 को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 को 1 से गुना होगा ये हो जाएगा 3, बराबर का है तो बराबर, y को 1 से गुना होगा तो y ही रहेगा। तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, y इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, 3x घटे का y, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, बराबर का 0। यहाँ से एक समीकरण आ गया। और दूसरा कंडीशन ये बोला गया था कि जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो ये जो भिन्न है x बट्टे वाई, x बट्टे वाई, जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये जो भिन्न है कितना हो जाता है, 1/4। ये बोला गया था। दूसरा कंडीशन ये बोला गया था कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये जो भिन्न है वो 1/4 हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 4 को इससे गुना होगा और y प्लस 8 को 1 से गुना होगा। तो 4 को x से गुना होगा तो 4x, बराबर है तो बराबर, y प्लस 8 को 1 से गुना होगा तो y प्लस 8 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया ये। अब इन सभी को हम इस साइड ले आएंगे। तो 4x प्लस का y है तो माइनस का y, प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 दिया गया है, यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम घटा दें तो y वाले पद क्या होंगे, कट जाएंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 घटे 2 से, यदि हम समीकरण 1 को 2 से घटाते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस का y, माइनस का 3, बराबर का 0। 2 दिया गया है 4x माइनस का y, माइनस का 8, बराबर का 0। घटाएंगे तो यहाँ से होगा प्लस का 4 है तो माइनस का, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 3x और माइनस का 4x, तो माइनस का 1x बचेगा, एक को तो हम नहीं लिखते हैं। ये माइनस का y और प्लस का y, ये दोनों एक एक है तो कट जाएगा।
प्लस का 8 है और यहाँ पे कितना है माइनस का 3, तो कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि 3 कर्जे का है और 8 धन का है, तो 5 धन का बचेगा, बराबर का 0 है तो 0। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस का 5 है तो इधर आएगा माइनस का 5 होगा, तो 0 में से माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा, तो माइनस एक्स बराबर होगा माइनस का 5। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर का 0। अब हम समीकरण यदि 1 में x का मान रखते हैं तो x का मान दिया गया है 5, तो 3 गुने का x है तो x के बदले आ जाएगा 5, माइनस का y माइनस का 3 बराबर का 0। यहाँ से 5 दिया 15, 15 माइनस y माइनस 3 बराबर का 0। यहाँ से होगा प्लस का 15 है और माइनस का 3 है, यानी धन का 15 और कर्जे का 3, तो धन का क्या बचेगा 12 बराबर का 0। 12 इधर जोड़ का है, इधर गया घटाव का हो जाएगा, तो यहाँ से होगा माइनस वाई बराबर 12 इधर जोड़ का है, इधर लाएंगे घटाव का, तो 0 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस 12 ही होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो y का वैल्यू कितना आ गया 12 और x का वैल्यू आ गया 5, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर, भिन्न हम मान लिए थे x बटे का y। यहाँ से x का वैल्यू आ गया है 5 और y का वैल्यू आ गया है 12, तो भिन्न क्या हो गया 5 बटे का 12। यही हमें क्या करना था, निकालना था ये भिन्न। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसी सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यश को 40 अंक मिलता है यदि एक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 1 अंक काट ली जाती है, यानी सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 1 अंक काटता है तो उसे टोटल कितना अंक मिलता है 40 अंक। तो इसमें बोला गया है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाए और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाए तो वह 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए थोड़ा इसको हम रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट में 5 प्रश्न है, एक टेस्ट में 5 प्रश्न है जिसमें से क्या किया 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और 2 प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। तो थोड़ा हम इसको रफ में समझ लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम है जिसमें 5 प्रश्न है कुल, जिसमें से कोई स्टूडेंट है जो 3 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 2 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो अगर हम बोले कि 3 प्रश्न यानी एक सही प्रश्न पर 2 अंक मिलता है, एक सही प्रश्न पर 2 अंक और एक गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिया जाता है। एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है और एक गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो कुल कितना अंक उसको प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 प्रश्न था, 3 सही जवाब दिया गया और 2 गलत जवाब दिया गया। तो एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है, तो 3 सही उत्तर पर कितना अंक मिलेगा? 3 गुने 2 यानी 6 अंक। यहाँ से हम रफ में समझ लेते हैं, 6 अंक मिलता है। और 2 गलत उत्तर, एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटता है, तो 2 गलत उत्तर पर कितना काटेगा? 2 गुना 1 अंक यानी 2 अंक। तो टोटल कितना अंक मिलेगा? 4 में से जो सही उत्तर था उस पर जो अंक मिला, उसमें से गलत उत्तर का जो प्रश्न था, गलत उत्तर का जो प्रश्न का अंक मिला उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 6 में से 2 को 2 गया तो 4 अंक। टोटल कितना अंक मिला? 4 अंक। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे? सवाल में अपनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम करते हैं। तो सवाल में जो क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल प्रश्न कितना था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बोला जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना सही प्रश्नों की संख्या x। हमने माना सही प्रश्नों की संख्या, यानी सही जो प्रश्न था वो कितना? x। तो सही प्रश्नों की संख्या हमने कितना माना? x। और गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या हमने y माना, क्योंकि वहाँ पर सही प्रश्नों की जो उत्तर है वो दिया गया है और गलत प्रश्नों की जो उत्तर है वो दिया गया है। तो हमने माना कि सही प्रश्नों की संख्या उसमें जो था x और गलत प्रश्नों की संख्या y। तो यहाँ से कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न, जो सही प्रश्न होगा वो और जो गलत प्रश्न होगा वो, दोनों को मिला देंगे यानी x प्लस वाई। टोटल प्रश्न कितना होगा? x प्लस वाई। और यही हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करते हैं जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही उत्तर पर कितना अंक मिले? 3 अंक। यानी एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है? 3 अंक। तो यहाँ पर कितना प्रश्न सही है? सही प्रश्नों की संख्या x है। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख देंगे कि एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, तो x सही प्रश्न पर कितना अंक मिलेगा? 3x अंक मिलेगा। और उसमें ये भी बोला गया है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। 1 अंक की कटौती की जाती है। तो गलत प्रश्नों की संख्या उसमें कितना था? यानी गलत प्रश्न का जो उत्तर दिया था वो दिया था y, यानी प्रश्नों की संख्या y था। तो एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटता है, तो y गलत उत्तर पर कितना काटेगा? y अंक का y गुना 1 होगा। तो जो सही उत्तर है उनके अंकों की संख्या में से गलत उत्तर के अंकों की संख्या को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो एक प्रश्न पर 1 अंक काटेगा, तो y गलत प्रश्न था तो y गुना क्या होगा? y गुने का 1, यानी y गुने का 1 इतना हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी तब जा करके कितना अंक प्राप्त होता है उसको? 40 अंक। क्योंकि यहाँ पर जो हम रफ किए थे यही समझ करके कि जो सही प्रश्नों की जो संख्या थी उसका अंक और जो गलत प्रश्नों की संख्या उसका अंक को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कुल अंक क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 3x माइनस वाई को 1 से गुना होगा, y होगा बराबर का 40। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन में ये बोला गया था कि अगर एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, एक सही उत्तर पर 4 अंक, तो यहाँ पर सही प्रश्नों की जो संख्या है वो कितना है? x। तो एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है, तो x सही उत्तर पर कितना अंक मिलेगा? 4 गुने का x यानी 4x अंक मिलेगा। लेकिन कटौती भी होगा, अंकों को काटेगा भी। यहाँ पर बोल रहा है कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता है। एक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता है, तो यहाँ पर y अशुद्ध उत्तर है, यानी y प्रश्नों की संख्या जो है गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? y गुने का 2, y गुने का
2, इतना अंक काट लिया जाएगा। काट लिया जाएगा का मतलब घटा देंगे तो कितना अंक उसे प्राप्त होता है, 50 अंक प्राप्त होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। 4 को x से गुना होगा 4x, y को 2 से गुना होगा 2y बराबर का 50। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन भी ले सकते हैं। 2 इधर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस का y बराबर का 50। 2 इधर गुने का है, इधर आएगा भाग का। 2x माइनस वाई बराबर का 50 भाग का 2 होगा, कट के 25 हो जाएगा। यहाँ से होगा 2x माइनस वाई बराबर का 25। इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो समीकरण नया है इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल निकालेंगे। ये समीकरण 1 दिया गया है, ये समीकरण 2 दिया गया है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 घटे 2 से, तो यहाँ से हो जाएगा, एक समीकरण दिया गया 3x माइनस का y बराबर का 40, 2 दिया गया है 2x माइनस का y बराबर का 25। इसको हम घटाएंगे तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। अब यहाँ पर क्या है, y माइनस का है, y प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे। कर्जा 2 है और धन 3 है, तो एक धन का ही बचेगा, तो एक तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 40 में से 25 गया तो बच जाएगा 15, क्योंकि 40 धन का है, कर्जे का 25 है, तो धन का 15 बचेगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 15। अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर का 40। तो यहाँ से 3 गुना x का वैल्यू 15 है, 3 गुना 15, y बराबर 40। 15 तिया 45, इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का, माइनस 15 तिया 45, इधर जोड़ का होगा तो इधर आएगा घटाव का हो जाएगा। तो y बराबर माइनस वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस होगा प्लस, y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब कुल प्रश्न कितना था, हमें प्रश्नों की संख्या निकालना है। कुल प्रश्न x प्लस वाई था, यहाँ पर x प्लस वाई कुल प्रश्न। x का वैल्यू आ गया 15 और y का वैल्यू आ गया 5, यानी टोटल प्रश्न कितना हो गया, 20। यही हमें निकालना था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। हमें उन दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बोला जाता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला गया है उसको वैसा हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग है यानी रास्ता, एक स्थान A है और एक स्थान B है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। इन दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। उसके बाद बोला गया है इसमें कि एक कार A से यहाँ से एक कार चलता है और एक कार B से चलता है। एक कार B से चलता है। यदि ये दोनों कार एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा का मतलब ये कार अगर इधर चलती है, ये कार भी इधर चलती है, एक ही दिशा में चलती है,
तो ये जो कार है वो 5 घंटे पश्चात किसी स्थान पर क्या करता है, ये मिलता है। मान लीजिए ये एक स्थान है सी, यहाँ पे जा कर के दोनों कार मिलती हैं। तो एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है, वो दोनों 5 घंटे पश्चात, ये कार जो है बी, ये भी 5 घंटे पश्चात मिलती है। और ये कार जो ए है, ये भी अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5 घंटे लगाते हैं समय। ये कार ए यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटा लगाता है, और ये कार यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगाते हैं, क्योंकि दोनों कार का चाल अलग अलग है। इनका भी स्पीड अलग है और इनका भी स्पीड अलग है, इसलिए तो हमें इन दोनों कार की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बोला गया है वो हम मान लेते हैं। माना कार ए की चाल, ये जो कार ए है इसका स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। ये जो कार है इसका चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। उसी प्रकार हमने माना और कार बी की चाल, यहाँ से जो कार बी जाता है उसकी चाल हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर जाता है। तो हमें निकालना है कार ए की चाल और कार बी की चाल। तो एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो कार ए है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया होगा ये हम निकालेंगे, और ये जो कार बी है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया होगा ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो प्रश्नानुसार कार ए द्वारा तय की गई दूरी हम निकालते हैं। कार ए द्वारा तय की गई दूरी तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, दूरी बराबर हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, होता है समय गुने का होता है चाल। दूरी बराबर होता है समय गुने का चाल। तो कार ए जो है वो कितने घंटे पश्चात मिलती है, यहाँ से हम देख सकते हैं। कार ए जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटा समय लगाता है। तो समय कितना हो गया 5, चाल कितना हो गया यहाँ पे चाल, तो कार ए की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर, तो x। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी 5 गुना x यानी 5x किलोमीटर, इतना दूरी तय किया। उसके बाद कार बी द्वारा उसी प्रकार हम निकाल लेंगे। कार बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल। यहाँ समय गुना चाल, तो यहाँ से समय कितना है 5 घंटा, और चाल इसका क्या हमने मान लिया y घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 5 गुने के y, यानी ये कितना दूरी तय किया 5y किलोमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कार एक जो दूरी तय किया है वो 5x किलोमीटर दूरी तय किया है, कार बी जो दूरी तय किया है वो 5y किलोमीटर दूरी तय किया है। तो अगर यहाँ से हम देखें, कार ए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया 5x किलोमीटर, और कार बी जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में कितना दूरी तय किया 5y किलोमीटर। अगर इन दूरी में से इन दूरी को हम घटाएंगे तो ये दूरी बचेगा 100 किलोमीटर। वो कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 100 किलोमीटर ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल दूरी कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर, यानी यहाँ से कुल यहाँ तक जाने में 5x किलोमीटर जाएगा। और ये जो कार बी है ये बी से
ये बिंदु सी तक जाने में 5y किलोमीटर जाएगा। तो 5x में से अगर 5y को घटाते हैं, यानी टोटल इस रेखा में से इस रेखा को काट के हटाएंगे तो इतना बचेगा, कितना, 100 किलोमीटर। तो वही हम 5x में से 5y को घटाएंगे, यानी टोटल रेखा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक काट के हटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना, 100 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5x दूरी में से अगर हम 5y दूरी को घटाते हैं तो टोटल कितना बचेगा, 100 किलोमीटर। 5 कॉमन हम ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस वाई बराबर का 100। 5 इधर गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100/5, कटेगा यहाँ से 20। यहाँ से इक्वेशन एक आ गया x माइनस वाई बराबर का 20। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन में ये बोला गया था कि यदि वो कार विपरीत दिशा में चलती हैं, यहाँ से हम एक और बना सकते हैं, एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है। तो यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये इधर चलती है, ये इधर चलती है, तो 1 घंटे पश्चात मिल जाता है। वो दोनों कितने घंटे पश्चात मिल जाता है, एक बिंदु मान लीजिए कहीं ये हो गया, इस बिंदु पर ये आकर के दोनों मिल जाते हैं, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि कार ए द्वारा कितना दूरी तय किया होगा, कार बी द्वारा कितना दूरी तय किया होगा। तो दोनों दूरी तय ए से बी तक के बीच की दूरी कितना दिया गया था, 100 किलोमीटर, ये दिया गया है 100 किलोमीटर। तो अब हम इसी से हम दूसरा समीकरण बना सकते हैं, कार ए द्वारा तय की गई दूरी, कार ए द्वारा तय की गई दूरी कितना घंटे में, 1 घंटे में। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटे में कितना होगा, दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। तो समय कितना दिया गया है, 1, और चाल दिया गया है इसका कार ए का x। 1 को x से गुना होगा तो x किलोमीटर दूरी आ गया। उसी प्रकार कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितना समय में, 1 घंटे में। दूरी 1 घंटे में कितना होगा, तो समय हो गया 1 घंटा, तो दूरी बराबर होता है समय गुने का चाल। कार बी द्वारा कार बी का चाल कितना है, y, गुना करेंगे ये हो जाएगा y किलोमीटर। तो यहाँ से यदि हम देखें, ये जाकर के दोनों कार यहाँ मिलते हैं, तो टोटल कितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, 100 किलोमीटर। तो यदि हम ये दूरी x किलोमीटर तय किया, ये दूरी ये कार जो है y किलोमीटर दूरी तय किया, तो ये x किलोमीटर और y किलोमीटर, इन दोनों दूरी को यदि हम जोड़ दें तो टोटल कितना दूरी होगा, 100 किलोमीटर। उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 100। ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ने पर हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा, x 2x होगा, जोड़ने पर ये हो जाएगा 120। यहाँ पर x के साथ 2 गुने का है तो इधर आएगा भाग का, 120/2 कट के हो जाएगा 60। x का वैल्यू कितना आ गया, 60। यानी कार ए द्वारा कार ए का चाल कितना था, x किलोमीटर। तो यहाँ से हम लिख देंगे कार ए की चाल कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर,
x का वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम ये लिख देंगे, कार ए की चाल क्या हो गया, माना था हमने x किलोमीटर, x का वैल्यू आ गया 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है। उसी प्रकार x का मान हम अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, तो समीकरण 2 दिया गया है x प्लस वाई बराबर का 100। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया है कहाँ, 60, तो x के बदले आ जाएगा 60, y बराबर 100। 60 इधर जोड़ का, इधर आएगा घटाव का, 100 घटेगा 60, y बराबर 100 में से 60 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो कार बी का चाल हम क्या माने थे, अतः कार बी का चाल हम माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y के बदले कितना आ गया, 40। तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमें। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 4 का 5 है क्वेश्चन नंबर, जिसमें एक आयत है। इस आयत की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x, और ये जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y। तो यहाँ से हम लिख देंगे, माना जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है वो हम मान लेते हैं, माना आयत की विमाएँ, विमाएँ का मतलब लंबाई, लंबाई हमने माना x और चौड़ाई y। तो जब लंबाई x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए, अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है y, तो x y क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो चलिए अब प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई कितना है, x है, तो x में यदि हम 5 कम कर दे, यानी 5 को घटा दे, और उसकी चौड़ाई में फिर बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई है y, तो y में हमने 3 बढ़ा दी, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल क्या आया था, xy, तो xy में कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में xy में 9 कम हो जाता है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन बोला गया वैसा हम कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना है तो गुना कर देंगे, x को इन दोनों से गुना करेंगे तो x का y से गुना होगा तो xy, x को 3 से गुना होगा तो प्लस का 3x, फिर -5 को इन दोनों से गुना होगा तो -5, और प्लस y का गुना होगा तो पहले माइनस प्लस माइनस होगा, 5 का y से गुना 5y,
5 को फिर 3 से गुना होगा, 5 तिया 15 और प्लस और ये माइनस क्या होगा -15 बराबर का XY माइनस का 9। इन सभी को हम इस साइड ले आएंगे तो XY प्लस 3X माइनस 5Y माइनस 15। XY इधर जोड़ का है, घटाव का XY होगा, ये माइनस का है तो इधर प्लस का 9 होगा बराबर का 0। अब यहाँ से हम देखेंगे XY माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। यहाँ पर बचा क्या, और यहाँ पर ये हो गया 3X माइनस का 5Y माइनस का 15 है, प्लस का 9 है, तो क्या बचेगा माइनस का 6 बराबर का 0। ये जो समीकरण है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कंडीशन में ये बोला गया है कि यदि लंबाई में 3 इकाई बढ़ और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई कितना है x है, लंबाई में कितना बढ़ा दे 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दे, चौड़ाई है y, इसमें 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना था XY, ये कितना बढ़ जाता है 67। बढ़ना का मतलब जोड़ देंगे, कम होने का मतलब घटा देंगे। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67, तो बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ से गुना करेंगे, x का y से गुना होगा XY, फिर x को 2 से गुना होगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा 2x, 3 को y से गुना होगा तो प्लस 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 ही 3y होगा, 3 को 2 से गुना होगा और प्लस 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 ही होगा, 3 दूनी 6। XY इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का 67, इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का 67 बराबर का 0। XY से XY कट जाएगा, यहाँ से बच गया 2x प्लस 3y प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 67, बचेगा कितना माइनस का 61 बराबर का 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम हल ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम अगर 2 से गुना कर दे और समीकरण 2 को हम यदि 3 से गुना कर दे तो x वाला पद क्या होगा सेम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये समीकरण 3 से गुना होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 गुने 2 घटाओ और फिर क्या करेंगे दोनों को हम घटा देंगे, घटे समीकरण 2 गुने 3 से, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे फिर घटा देंगे समीकरण 1 गुना फिर 3 से, समीकरण 2 गुना 3 से। तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 को 3 से गुना कर रहे हैं, फिर दोनों को घटा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो 1 को 2 से गुना होगा तो 3 दूना 6x होगा, माइनस का 5y है तो 5 दूना 10y हो जाएगा, 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0। 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ही होगा। उसके बाद समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9y और ये हो जाएगा 61 तिया, तो 61 तिया 1 तिया 3 छत्रिक 18, ये हो जाएगा 183। अब इनको हम घटाएंगे बराबर का 0। घटाव में क्या होता है चिन्ह बदलता है, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 10 और 9 19, माइनस का 19 y बच गया। यहाँ से प्लस का है कितना 2, प्लस का 183 और माइनस का 12, तो प्लस का कितना बचेगा 181, सॉरी यहाँ पे 171 होगा, 183 में से 12 गया तो 171, वो भी कितना प्लस का, ये प्लस का 183 है तो प्लस का 171 बराबर का 0। 171 इधर जोड़ का है उधर जाएगा, घटाव का होगा 19y बराबर, माइनस का 19y बराबर, इधर घटाव का क्या हो जाएगा 171। अब हम क्या करेंगे y के साथ 19 गुने का है, इधर आएगा भाग का, y बराबर
-171 बट्टे का -19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 नम्मा 171। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 9। तो y हमने अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर का 0। 3 गुना x माइनस 5 गुना y है, तो y का बदले आ जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया 9 पच्चीस 45, 45 माइनस का और ये माइनस का 6, तो दोनों माइनस का है तो जुट जाएगा। 45 माइनस का हो जाएगा 51 बराबर का 0। 51 इधर घटाव का है, उधर जाएगा जोड़ का। 3x बराबर हो जाएगा 51। x के साथ 3 गुने का है, इधर आएगा भाग का हो जाएगा, कट के हो जाएगा 17 तिया 51। x का वैल्यू कितना आ गया 17, y का वैल्यू कितना आ गया 9। ये आयत की विमाएं x और y मान रखा था हमने, अतः आयत की विमाएं कितना हो गया, x हमने किसको माना था, लंबाई, लंबाई माना था हमने x का वैल्यू कितना आ गया 17, और चौड़ाई हमने किसको माना था, y को, y का वैल्यू कितना आ गया 9। यही हमें निकालना था।